नमस्कार प्यारे छात्रों। तो आज हम लोग मिले हैं एक नया टॉपिक के साथ जो है साइंस का है, जिसे लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जो है इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा। हमारा क्या लेसन है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसमें क्या होता है? सजीव। ठीक, पहले हम देखते हैं कि सजीव क्या होता है। तो सजीव उसे कहेंगे सजीव। ठीक है, सजीव वे कहलाते हैं जिनमें जान हो। क्या हो? जान हो। जैसे क्या होता है, हम लोग हैं, हम लोगों में क्या है? जान है। ठीक, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, तो इन सब में क्या है? जान है। तो इन सब को क्या कहेंगे हम लोग? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में नेक्स्ट है हमारा निर्जीव। निर्जीव क्या होता है? निर्जीव वे कहलाते हैं जिनमें जान न हो। क्या हो? जान ना हो। यानी कि हम ऐसे वस्तु या फिर ऐसे प्राणी कहेंगे जिनमें क्या हो? जान ना हो। ठीक, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मार्कर हो गया, या फिर आप लोगों को जितने भी वातावरण में दिख रहे हैं जिनमें जान ना हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तु कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। इसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट थिंग है जैव प्रक्रम। की जैव प्रक्रम क्या होता है? जैसे कि हमारा लेसन का नियम है कि जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों में सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो। ठीक है, जीवों में सभी प्रक्रम। जैसे क्या होता है प्रक्रम? यानी कि जैसे खाना पीना, ठीक, सांस लेना, ठीक है, और अब जो होते हैं प्रक्रियाएं जो होती है, शारीरिक क्रियाएं जो होती है, उनको जो हम बोलते हैं अनुरक्षण बोलते हैं। जब ये सभी क्रियाएं होती है तो उनको तो आप बोलते हैं हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो अब हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पोषण? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व उसे कहेंगे जो क्या होते हैं, जो कुछ भी क्या होते हैं खाए पिए होते हैं, उसको ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो उससे क्या होता है? एनर्जी हमें मिलती है, तो उसका पहले हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सलाह देता है कि आप लोग आप इसे फल खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, कुछ ताकत के इंजेक्शन दीजिए। ठीक, तो ये सब क्या हमारे न्यूट्रिशन की चीजें हैं। तो इसका किस लिए होता है? क्या ताकि हम इसको खाएं और जिससे हमारी बॉडी में क्या एनर्जी है, जिससे हम क्या हो इस एनर्जी का उपयोग करें कहीं। ओके, पोषण समझ गया। तो पोषण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। क्या होता है? स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्वपोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। कि स्वपोषण उसे कहेंगे कि जिसमें क्या होता है, जीव जो होता है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, डिपेंड किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो खुद के द्वारा ही अपना भोजन बनाएगा और खुद ही ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, भोजन और वह व्यक्ति, यानी कि क्या कहेगा कि जो क्या हो किसी दूसरे पे न डिपेंड होकर के अपने आप पे डिपेंड रहे। ठीक है, जो खुद से भोजन बना सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषण कहते हैं। जैसे क्या होता है पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे क्या होते हैं? ठीक है, सूर्य से सीधा सीधा किरणें ले करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक, भोजन तैयार करके वो खुद ग्रहण कर लेते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपोषण क्या होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि विषम पोषण क्या होता है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा? स्वपोषण। अब हम लोग देखते हैं विषम पोषण क्या होता है। तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है, यानी कि विषम पोषण या विषम पोषी उसे कहते हैं जिसमें जो होता है जीव जो होता है हमारा जो प्राणी होता है वो किसी दूसरे पे निर्भर रहता है भोजन के। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या है दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे हमें कुछ भी या फिर गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाने के लिए क्या करेंगे? उस पर हम डिपेंडेंट है, यानी कि वो जो प्लांट है उस पर हम लोग डिपेंडेंट है, हम दूसरे पे हम खुद वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? डिपेंडेंट है, हम लोग आश्रित है। तो इसलिए कहते हैं कि वह जीव जो किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं या विषम पोषण कहते हैं। ओके, जैसे हम मानव आ गया, कुत्ता बिल्ली आ गया, ये सब क्या है? किसी किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक, जैसे डॉग हो गया, ठीक, कुत्ता, ये क्या करता है?
इसी इसी क्या करता है, नहीं तो फिर रोटी अगर है तो वो खाता है, तो रोटी कौन बना के देता है, हम लोग बना के देते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, हम लोग क्या है, गेहूं चावल पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, आश्रित है हम लोग। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, विषमपोषी। अब ये जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतकजीवी। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से होते हैं, एक परजीवी और मृतकजीवी। तो चलिए देखते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी यह वह पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करता है। यानी कि ये जो होगा, किसी जीव के अंदर ही रहेगा, उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसी के अंदर रहेगा और उससे जो है भोजन प्राप्त करेगा अपना। ठीक है, क्या होता है, वो भोजन प्राप्त करेगा, बस उसके अंदर रह करके अपना पेट भरेगा, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे हमारा क्या होगा, फीता कृमि इसमें जो होता है मेन होता है। फीता कृमि जो होता है किसी व्यक्ति के पेट में अगर हो जाता है तो क्या होता है, उससे मुंह से क्या होता है, थोड़े गाज टाइप के निकलने जाते हैं जब वो, ठीक है, थूक जो निकलता है गाज टाइप का निकलता है। ठीक, अजीब होता है। तो ये जो होती है क्वालिटी, वो फीता कृमि के कारण होती है जब उसके पेट में हो जाता है ये। ठीक, जैसे कीड़े जब पड़ जाते हैं पेट में, तो कीड़े क्या होते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते रहते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये जो प्रोसेस होता है परजीवियों में होती है। जैसे जू हो गया, जू क्या होता है, शरीर में रहते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, उससे भोजन लेते रहते हैं लेकिन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, परजीवी में। तो अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, मृतक जीवी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं मृतक जीवी। ठीक है, मृत जीवी क्या होते हैं। ठीक, तो ये अपना भोजन जो है मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत शरीर से या फिर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारी फफूदी। फफूदी आई थिंक जब देखेंगे आप लोग, बासी रोटी जो होता है, अगर उसको 2-3 दिन रख दें, ठीक, उस पे देखेंगे कवक उग जाएंगे। ठीक, कवक फफूदी जो होते हैं उग जाते हैं, जो भूरे कलर के होते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं हमारे क्या है, मृत जीवी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो रोटी होता है वो बासी हो जाता है, खराब हो चुका होता है, यानी कि वो कंडीशन खाने के कंडीशन में नहीं रह जाता है, जिसे कहते हैं सड़े गले भोजन से जो होते हैं ये अपना प्राप्त करते हैं। ठीक, और बरसात में अभी देखे देखे होंगे आप लोग, जहाँ पे गोबर वगैरह होती है, जो गोबर कंपोस्ट खाद होती है, वहां पे क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे छतरी नुए जो होते हैं यहाँ पे उगे रहते हैं। ठीक, कुछ इस टाइप के जो होते हैं उगे रहते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे फफूदी होते हैं, कवक होते हैं, जो बारिश के समय पे जहाँ गोबर वगैरह खाद रखे जाते हैं वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना सड़े गले चीजों से क्या होता है, गोबर जो होता है सड़ रहा होता है, कंपोस्ट हो रहा होता है, वो खाद में परिवर्तित हो रहा होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, मृत जीवी होते हैं, कवक और फफूदी। ठीक है, कवक रोटियों में, ठीक, रोटी में जब आप लोग देखेंगे चपाती में ऐसे जो होगा, बीच बीच में से ब्लैक ब्लैक कलर के होंगे और इसमें भी यही आकृति होगी, लेकिन वो इतने छोटे छोटे होंगे, उसको क्या होंगे, नंगी आंखों से हम तब देख पाएंगे, ये प्रोसेस 10 दिन तक हो जाएगी। तब जब 10 दिन वो बासी रोटी रहेगा तो उसपे जो है आंखें से हम देख पाते हैं, नंगी आंखों से देख पाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करता है। ठीक है, अंतर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। यानी कि वो भोजन क्या करेगा, वो प्राणी जो क्या करेगा, भोजन को अंतर ग्रहण करेगा, अंदर ग्रहण करेगा, और उसका जो पाचन भी होगा अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, बाहर नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण, जैसे मानव को क्या होता है, वो भोजन को अंदर ग्रहण करता है और उसका जो पाचन होता है अंदर ही हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अंदर ही पाचन हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि जितने भी प्राणी आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, उनका जो पाचन होता है संपोषण ही होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये क्या है, एग्जामों में पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी कि जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जब कार्बनिक पदार्थ जब पौधे निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
फिर भी मैंने क्या है यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, ठीक है। सामग्री यानी कि मीन्स कहेंगे कि जो भी इसमें लगते हैं, ठीक है, चाहे कुछ एलिमेंट्स हो या फिर गैसेस हो या फिर अदर चीजें हो, जो भी इसमें लगते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इनके बारे में देखें। अब जैसे हो गया हमारा क्लोरोफिल, ओके। अब ये क्लोरोफिल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो क्लोरोफिल मिलता है हमें पत्तियों में। किसमें मिलता है, पत्तियों में मिल जाता है हमें, ठीक है, पत्तियों में मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है CO2 की, ठीक है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो अब हमारा CO2 कहाँ मिलेगा, ये हमसे मिल जाएगा वायुमंडल में, वायुमंडल में हमसे मिल जाएगा। अब दो चीजें हो गई, क्लोरोफिल और ये CO2, ठीक। नेक्स्ट थिंग है सूर्य का प्रकाश। किसका, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को विकसित होने के लिए या फिर बढ़ने के लिए क्या है, एनर्जी यानी कि जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हो या प्लांट्स के लिए या अदर एनिमल्स के लिए हो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है जल। अब जल को कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो पानी तो बरसेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, जो पौधे जो होते हैं अपने जड़ों द्वारा, रूट्स के द्वारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। अब इनके जो होते हैं कई रूट्स जो होते हैं ये ऐसे, ठीक है, जमीन में होते हैं, ठीक, ऐसे ट्री होता है, ठीक। अब इनके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो टैप रूट्स होते हैं यानी कि जड़ हैं, इनसे जो होता है ये क्या करते हैं, खनिज लवण को सोखते हैं, ठीक। खनिज लवण और जल को सोखते हैं और ये जल सोख करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक। तब क्या होता है कि पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण करती है, जिसके माध्यम से है जो है इसका भोजन तैयार होता है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जल को लेंगी, फिर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2 लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि रंध्र क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है अक्सर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या वर्क क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, ठीक। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि गर्मी में जो होते हैं, जो पत्तियां होती हैं मुरझुरा जाती हैं, ठीक है, मुरझुरा जाती हैं, यानी कि जो है, ठीक, अगर कोई लीफ है, अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक, इस टाइप से जो लीफ होता है हमारा, ठीक, किसी चीज का सपोज कीजिए कि लीफ है, तो गर्मियों में क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। यही जो होता है जैसे ही ठंडा होता है मौसम, तो ये क्या करता है, ओपन होकर के कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इसी रंध्र की वजह से होता है, ठीक। तो पहले हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, ठीक। तो क्या होता है, पत्तियों के निचले सतह पर जो छोटे छोटे, ठीक, छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। यानी कि पत्तियों के जो निचले सतह पे होंगे और छोटे छोटे छिद्र होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र। यानी कि जैसे ये पत्ती हो गई और इसके इस वाले सतह पे नहीं, इसके जो है ये नीचे वाली सतह पे जो है, ठीक, जो नीचे वाली सतह पे है, ठीक। तो यहीं पे जो है छोटे छोटे छिद्र, जैसे ये छिद्र है, ठीक, तो ये पाए जाएंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझाएगा, ठीक। तो क्या होंगे, पत्तियों के नीचे वाली सतह पे, पत्तियां दो टाइप की, जैसे हमारा हथेली हो गया, तो ठीक इस वाले पे नहीं, इधर, ठीक है, अंदर वाले भाग पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये किस लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे इससे पहले मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, पौधों के पत्तियों के माध्यम से होता है, ठीक। तो अब वो क्या करेंगे, डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, इसमें भी कुछ प्रोसेस होगा, कुछ क्रियाएं होंगी। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ये रंध्र होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे क्या होता है, हमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, जैसे मैंने बताया कि CO2 लेता है, ठीक। CO2 प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट होता है। तो CO2 को लेने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए कहीं से भी तो द्वार होना चाहिए। तो ये जो जैसे ये खुला हुआ द्वार है रंध्र का, तो इसी के माध्यम से जो होगा गैसों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। जैसे यहाँ पे रंध्र छिद्र के वर्ग के रूप में दिया है गैसों का आदान प्रदान, ठीक। तो क्या करेगा, CO2 को जब ये लेगा अंदर, ठीक, CO2 को इस यहाँ से लेगा, उसके बाद क्या करेगा, O2 को यहीं से रिलीज भी करेगा। ये CO2 को लेने के बाद O2 को रिलीज करेगा। तो ये क्या करता है, रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, ठीक। अब नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक।
ओवर पानी का निकलना, यानी कि जो होता है, जो पत्तियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है, एक्स्ट्रा पानी जिसे बोलते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा पानी जब भर जाता है तो क्या कहते हैं, वाष्पसर्जन के माध्यम से उस पानी को निकाल देती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पानी कहने का मतलब यही है कि उसके अंदर जब पत्तियों में अधिक पानी, जैसे कोई पौधा होता है जो पानी के किनारे होता है, तो उसकी पत्तियों में बहुत ज्यादा पानी क्या करता है, उसकी जड़ें जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती हैं। ठीक, तो क्या रहे क्या, तो उसको क्या करती है, ठीक, वाष्पसर्जन के माध्यम से उसे रिड्यूस करती है। तो इसी क्या होता है हमारा रंध्र छिद्र के द्वारा ये क्रिया होती है। ठीक, जैसे हम लोगों में क्या होता है, गर्मियों के माध्यम में क्या होता है, पसीने निकलते हैं। ठीक, पसीने निकलता है तो वो भी होता है रंध्र छिद्र के द्वारा, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक, स्किन पे। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, कुछ इनमें नाम, जैसे क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र ये हो गया हमारा, ये द्वार हो गया, ये रंध्र छिद्र हो गया। उसके बाद कोशिका द्वार, ठीक, ये दोनों जो है इसके द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक, अब ये क्या है, ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है रंध्र छिद्र, लेकिन यहाँ पे क्या है, बंद है, ये जो कोशिकाएं बंद है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, हरित लवक, इसमें जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोफॉर्म, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब वाटर वाली क्रिया, तो जैसे ही जब हमारा क्या होता है, गर्मियों में जो होता है वाटर एवोपरेशन जो होता है इससे ज्यादा होता है। ठीक, आधे से अधिक जो है पानी जो होता है सूर्य के प्रकाश में जो होता है इनके रंध्रों के माध्यम से उड़ जाता है। तो जैसे ही ये गर्मियों में उड़ने लगेगा तो धूप की रोशनी में क्या होगा, ये पत्तियां इस तरीके से मुरझुरा जाती हैं। ठीक, और जैसे ही शाम के टाइम में आता है तो ये पत्तियां क्या होती है, वैसे ही हो जाती हैं। ठीक, नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये क्रिया होता है रंध्रों के। ठीक, तो जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो इतना ध्यान रखिए कि ये क्रिया जो होगी रंध्रों के माध्यम से होगी। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए आप हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें कैसे कैसे पैरामीटर के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है, ठीक, इसमें कुछ एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कुछ कार्य करते हैं। यहाँ से जब हम लोग खाते हैं खाना, ठीक, खाना खाने के बाद क्या होता है, वो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोग मुंह में भोजन डालते हैं वहीं से जो है पाचन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि इस पर्सन ने है जो है, ठीक, ये व्यक्ति होता है, यहाँ से जो होता है भोजन लेता है। ठीक, सपोज करो इसे ये मुंह में भोजन लिया, अब यहीं से जो है इसकी जो है पचने की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि हमारे मुंह में जो है जब खाना खाते हैं तो इससे जो है लार ग्रंथियां निकलती जो है कि भोजन के साथ जो है चिपके चली जाती हैं। तो ये जो है जब पेट में जाता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, अपनी क्रिया में स्टार्ट हो जाता है, इससे जो है पचने लगता है। ठीक, और धीरे धीरे पेट में जाकर के हमारे क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसको गलाने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र होता है। ठीक, पाचन क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अगर ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ दे कि पाचन की क्रिया जो होती है कहाँ से, शरीर के किस भाग से स्टार्ट होती है, तो यानी कि मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा से। ठीक, तो पहला हेडिंग हमारा मुख गुहा। ठीक, अब जैसे ये क्या हो गया, हमारा मुख गुहा हो गया। अब मुख में ही हमारे कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, जीभ हो गया, ठीक, दांत हो गया। ठीक, तो ये सब जो होते हैं हमारे मुख में ही होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में पहले हम लोग जीभ को देखते हैं। ठीक, तो जीभ जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, टेस्ट। ओके, जो टेस्ट आता है, जो स्वाद आता है वो कहाँ से आता है, तो वो हमें मिलता है कहाँ से, जीभ के द्वारा। किसके द्वारा, जीभ के द्वारा। ओके, अब जैसे भी हम लोग कुछ खाएंगे, किसी भी चीज को खाएंगे तो क्या होगा, हमें क्या लगेगा, मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा या तीखा लगेगा। ठीक, यही तीन लगेगा। और अदर में होगा तो कुछ अदर टेस्ट आएगा अगर खाएंगे तो। ठीक, तो अगर इसमें, ठीक है, तो जीभ जो हमारा होता है कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे बिंदी 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 कर करके साइड साइड में होते हैं। ठीक है, सही साइड में। तो यही जो होते हैं टेस्ट को बताते हैं कि कैसा हम इसका खाने का कैसा टेस्ट है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे कड़वा, कड़वा का टेस्ट जो होता है जीभ के पीछे होता है, यानी कि इधर वाले जो भाग होंगे, इधर वाले सब ये क्या होंगे, जीभ की कड़वाहट को बताएंगे। ठीक है, जीभ में कौन सा चीज जो है कड़वा है, कौन सा मीठा है। ठीक, नेक्स्ट है क्या, खट्टा। खट्टा जो होता है बीच वाला भाग, ये जो बीच वाला भाग है ये खट्टे वाले का चीजों को बता देगा। और आगे वाला भाग जो है ये वाला चीज, ये मिठास को बताता है। ठीक, इसको बताता है मिठास को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है दांत। सेकंड नंबर पे आता है दांत। ठीक, क्योंकि हमारे मुख में ही दांत उपस्थित है, तो दांत के भी कुछ कैटेगरीज होती है, जिसमें हम लोग चार टाइप के, जिसमें हमारा कृदंतक, फिर रंध्रक,
अग्र चवर्णक चवर्णक। तो ये दांत होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग भोजन को पीस करके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे जब पीसे हुए रहेंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो भोजन को पचाने में जो है बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो दांत को भी समझ लिए। अब हम देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी? 3 जोड़ी होती है। एक जीभ के ऊपर और कुछ जीभ के नीचे होती है, जो लार निकलती रहती है। कुछ व्यक्तियों को देखेंगे तो क्या उनके मुंह से लार टपकते रहता है, तो क्या होते हैं उनमें लार जो बनती है बहुत ज्यादा बनता है। ठीक, तो ये लार ग्रंथि आता है। ये था हमारा मुख गुहा के अंदर। ठीक, तो यहीं से जो होता है भोजन की पचने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ग्रसिका। ठीक, ग्रसिका जिसे हम लोग ग्रसनी भी बोलते हैं, यानी कि जब यहाँ से हम भोजन लेंगे तो अब धीरे धीरे इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, ये ग्रास नली में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ग्रास नली में, तो इसे अब ग्रसिका। यह 12 सेमी लंबा और भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाता है, यानी कि यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी तो यहाँ से इसमें जो है पहुंचाएगा ग्रसिका। ठीक है, तो ग्रसिका जो है 12 सेमी लंबा है। कितना सेमी लंबा है? 12 सेमी लंबा है। भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाता है, ग्रास नली भोजन को अमाशय तक। ठीक, तो क्या होगा, ग्रसिका जो है ग्रास नली में पहुंचाएगी और ग्रास नली जो है अमाशय में भोजन को पहुंचाएगी। ठीक, यानी कि यहाँ से भोजन जब खाएंगे तो यहाँ से ट्रांसफर होगा ये ग्रास नली में, ग्रास नली से हमारा क्या हो जाएगा, अमाशय में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा भोजन। अब यहाँ से जब क्रिया क्या होगी, अब अमाशय यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। क्या है? सबसे चौड़ा भाग है। ठीक, आहार नाल का इससे चौड़ा भाग नहीं है। मैंने क्या फिगर जो है रफली बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को यहाँ डिफाइन नहीं करा कि चौड़ा है कि नहीं है। ठीक है, रफली। अब भाग देखिए और उसके कार्य। ठीक है, तो क्या है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। 25 सेमी और 1.5 केजी वजन रख सकता है, यानी कि ये क्या है, 25 सेमी, यानी अमाशय जैसे हम पेट बोल सकते हैं, पेट यहाँ पे जो है। ठीक, तो अब क्या है, ये 25 सेमी क्या है हमारा चौड़ा है, और क्या है 1 किलो 500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें वजन यानी कि 1.5 किलो खाना रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। इससे जठर ग्रंथि निकलती है। अब इसमें कौन सी ग्रंथि निकलती है? जठर ग्रंथि। तो जब भी पूछा जाएगा कि अमाशय से कौन सी ग्रंथि निकलती है, तो क्या निकलती है? जठर ग्रंथि निकलती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो है हमारा लॉन्ग वाला है, लेकिन क्या है ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्लिप कट कट करके निकाल लेगा। ठीक, पूछ लेगा अमाशय से कौन सी ग्रंथि निकलती है, ठीक, या फिर अमाशय में कौन से अम्ल होता है, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। तो अब क्या कह रहा है, इससे जठर ग्रंथि निकलती है। अब इसमें जो होते हैं हमारे अम्ल और एंजाइम निकलते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? अम्ल और एंजाइम। तो वो जो अम्ल निकलता है वो हमारा क्या होता है? HCl अम्ल होता है। कौन सा? HCl, से बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं छोटी आंत। अब यहाँ से भोजन जो जाएगा छोटी आंत में निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो छोटी आंत में जाएगा तो लंबाई ज्यादा है और इसकी व्यास कम है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला चीज जो है, ठीक, ये जो है छोटी आंत है। क्या कह रहा है? लंबाई इसकी ज्यादा है। ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया है, ठीक, लेकिन जो अब रियल में जब देखेंगे तो इसकी लंबाई जो है अदर से ज्यादा होगी। ठीक, और इसका जो व्यास होगा कम होगा। तो व्यास यहाँ इसके मुकाबले इसका कम दिख रहा है। ठीक है, तो व्यास कम है, जैसे शुद्रांत हो गया। ठीक, शुद्रांत, ठीक है, इसे शुद्रांत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बड़ी आंत। अब इससे जो है भोजन जो हमारा बड़ी आंत, यानी कि यहाँ से आएगा भोजन, अब यहाँ इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अब यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, भोजन क्या हुआ, यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब यहाँ से जो है धीरे धीरे ये उठते 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 यहाँ से होकर के तब जाकर के आएगा। ठीक, अब ये अब बड़ी आंत में ज्यादा है। ठीक, अब बड़ी आंत की क्या है, व्यास जो हमारी ज्यादा है, क्योंकि ये चौड़ा है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये बोल्ड है, ठीक है, चौड़ा है। ठीक, और यह जो है 3 प्रकार का, यानी कि इसके जो है 3 नाम है, जिसे कहते हैं हम लोग सीकम, वेदांत, मलाशय। ठीक, अब सीकम यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ इसे जैसे ये क्या होगा, मलाशय हो गया। ये क्या है, बड़ी आंत का ही भाग है, यानी कि इधर से जब डिवाइड हुआ होगा कि 3 भागों में, जैसे एक भाग को यहाँ डिवाइड कर ले, एक भाग को यहाँ कर ले, एक भाग को यहाँ डिवाइड कर ले, तो ये जो है भाग डिवाइड है, तो उसी टाइप के उसके नेम भी है सीकम, वेदांत, मलाशय। तो मलाशय जो है आखिरी पोर्शन का ये जो है हमारा भाग, जिसमें जो होता है भोजन जो है पचने के बाद जो व्यर्थ चीज है, ठीक, व्यर्थ अपशिष्ट चीज है, वो जो होता है मलाशय के द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो वो होता है मलाशय। आई होप आप लोग को समझ आएगा। अब नेक्स्ट है लीवर। लीवर को सबसे आखिरी में देख रहे हैं। ठीक, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि बॉडी में जो होता है जितनी भी ग्रंथियां हैं
उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक, तो लीवर कहाँ है, यहाँ पे है लीवर, जिसे बोलते हैं यकृत। ठीक, क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे अभी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर जब भी आप लोगों को मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछेगा, तो इसी तरीके से उसमें छोटे छोटे पार्ट यानी छोटे छोटे चीजें उसमें आप लोग दिखाएंगे, तो क्या होगा, एग्जामिनर आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएगा कोई कहना क्या चाह रहा है स्टूडेंट, तो आप लोगों के नंबर जो है अच्छी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं कि मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय का मैंने एक रफली चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करते करते आप लोगों को भी बनाने आ जाएगा, क्योंकि जो पेपर एग्जामिनेशन में क्या होता है, फिगर के थ्रू पूछता है और उसके कार्य को भी पूछता है, तो ध्यान से, ठीक है, तो बनाना सीख लीजिएगा। मैंने जैसे यहाँ पे साइड में आप लोगों को फिगर दिखाया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 चेम्बर्स के 4 नलियां दिखाई है। ठीक, तो हृदय जो होता है मानव का, जिसमें क्या होता है, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, तो इस तरीके से। ठीक, अब इसमें जो होते हैं कुछ वर्क होते हैं, जो हमारे ब्लड का वर्क होता है, ठीक है, वो इन्हीं हृदय की से ही होता है। ठीक है, ये जो होता है हृदय जो हमारा होता है, एक शंकुआकार के टाइप का होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारे हार्ट के ठीक लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है, जो क्या करता है, फेफड़ा जो होता है इसी में उपस्थित है फेफड़ा। ठीक है, पंप करके ब्लड को, ठीक है, सर्कुलेशन करता है, सभी जगह सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो इसी से जो होता है हमारा शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को किधर जाना है, कौन से माध्यम से आएगा, शिरा से आएगा, धमनी से आएगा, महाशिरा से आएगा, इस तरीके से जो भी प्रोसेस होता है हमारा हृदय से ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके डिटेल्स देखते हैं। ठीक, तो पहले बात करेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त क्या था, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में। ठीक है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है हमारा, ठीक है, महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है। यानी कि अशुद्ध रक्त क्या करेगा, पूरे बॉडी से, जैसे ये हैंड से यहाँ से होता हुआ ये जाएगा यहाँ पे फेफड़े के पास, यहाँ पे जाएगा हृदय के पास, यहाँ से क्या होगा, ये एक चेम्बर में अशुद्ध रक्त को बैठा है। इससे बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके के मेहमान आते हैं, कोई पार्टी वर्क आते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कमरों में बैठाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कमरे में, जैसे ए ग्रुप को इधर बैठाएंगे, बी ग्रुप को उधर बैठाएंगे, सी ग्रुप को उधर। ठीक, तो अलग अलग चेम्बरों में हम लोग सबको बैठाते हैं। वैसे ब्लड का भी एक चेम्बर है, जिसमें क्या है, हमारा दायां आलिंद। दायां आलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, इस वाले चेम्बर में क्या होता है, और हमारा अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले में अशुद्ध रक्त जो हमारा इकट्ठा होता है, ठीक, तो इससे अब आगे क्या होगा, तो फेफड़ों में पहुंच जाता है। अब ये जो अशुद्ध रक्त है महाधमनी से होते हुए, यानी कि यहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ से ये होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़ों तक। ठीक, तो फेफड़ों तो लंग्स तक आएगा, तो लंग्स में जो हमारे, ठीक है, सांस जो हम लेते हैं O2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में ये जैसे ही ब्लड मिक्स होगा, तो ये जो अशुद्ध रक्त है वहां से शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध, ऑक्सीजन के मिलते ही क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो अब वहां से जब ये शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक, तो वो कहाँ पे आएगा, शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। अब इसमें एक शिरा होती है पल्मोनरी, जहाँ पे दो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, धमनी और शिरा। ठीक, जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे धमनी और शिरा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। अब ये क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, हार्ट में गया, हार्ट से शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में, यानी कि यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब ये रक्त आएगा, शुद्ध रक्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो बाएं आलिंद से कपाट द्वारा शुद्ध रक्त बाएं निलय में, यानी कि यहाँ पे एक जो कपाट ये लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे इधर साइड में आप लोगों को दिखेगा, ठीक, तो ये जो होगा हमारा बाएं निलय हो गया, और ये हमारा क्या होगा, दायां आलिंद हो गया, ये स्थान हो गया। अब इससे जो है हमारा, ठीक है, शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा शुद्ध रक्त। अब इसके बाद और यहाँ से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। अब यहाँ से नली निकली हुई जो क्या होगा, महाधमनी है, महाधमनी से पूरे बॉडी में फिर से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है एक साइकिल है जो चलती रहती है। ठीक है, साइकिल क्या होगा, यहाँ से उठेगा, अगर हम आधे भागों में डिवाइड करें तो यहाँ से बॉडी से क्या आ गया, हृदय में गया, हृदय से शुद्ध रक्त होकर के अगेन क्या जाने लगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगा।
ठीक। तो इस तरीके से जब हम लोग कर देखते हैं तो ये हमारा हृदय की संचरण परिसंचरण दिखता है। ठीक है, हृदय के क्या परिसंचरण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसके कार्य के बारे में, इस चीज के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है हमारा दायां आलिंद बायां अनिलय क्या होता है। ठीक है, तो अब लोग हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। अब हम लोग देखते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, कि क्या होते हैं धमनी और क्या होते हैं शिरा। ठीक, तो कह रहा है धमनी। ठीक है, तो धमनी का जो पहला पॉइंट होता है, इनकी दीवारें मोटी होती है। दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है, पेशीय व लचीली होती है। दीवारें मोटी और पेशीय व लचीली होंगी, और इनमें जो है इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली व लचीली होती है। इसमें क्या होगी? दीवारें पतली होंगी, इसमें क्या होंगी? मोटी होंगी। ठीक है, सेकेंड है, यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। रुधिर को जो होता है हृदय से अंगों की ओर, यानी कि इसमें जो है शुद्ध रक्त होता है, क्या करता है, जितने भी फेफड़े से जो रक्त मिलता है वो पूरे बॉडी की तरफ लेके जाता है। किधर? बॉडी की तरफ। ठीक, और यह जो होता है रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेता है, यानी कि इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त क्या करता है? हृदय की ओर लेके जाता है। इनकी गुहा सक्रिय होती है, और इनकी जो गुहा होती है वो कैसी होती है? सक्रिय होती है। इनकी गुहा चौड़ी होती है। ठीक, इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है। इसमें जो होगा रुधिर जब शरीर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? दबाव रहेगा। इनमें जो होता है रुधिर बहुत ही कम दबाव में बहता है, इनमें रुधिर कम। और नेक्स्ट है हमारा, यह शरीर की गहराई में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? शरीर की गहराई में होती है, और यह जो होता है शरीर की सतह पे उपस्थित होते हैं। ठीक, और इसमें होता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें जो वॉल होती है वो नहीं पाए जाते हैं। और जो सिरा में होता है, सिरा में इसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कपाट लगे होते हैं, वॉल लगे होते हैं, ताकि जो हमारा रक्त होता है पीछे ना आ पाए, इसलिए सिरे में क्या लगे होते हैं? वॉल पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये था गाइस हमारा क्या था? डिफरेंस था, अंतर था, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके? अब हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक, उत्सर्जन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं होंगी, यानी कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद कुछ अपापचयी क्रियाएं हो, यानी कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं, उनको जो होता है शरीर से निकालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे कि निष्कासन क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की गई है। अब इसमें कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं, जो अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे हमारा क्या है? मलाशय, मलाशय गुदा द्वार क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तो वो अंग हो गया। ठीक, मनुष्य में उत्सर्जी अंग, अब मनुष्य में कौन सा है? वृक्क है, यानी किडनी जिसको बोलते हैं। त्वचा, त्वचा से क्या होता है? पसीना जो होता है बाहर आता है। अब ये फुफ्फुस हो गया, उसके बाद आंत हो गया, तथा यकृत यानी कि लीवर। ठीक, उत्सर्जी अंग है। तो ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है।